आज हमारे मध्य इस सत्र के विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र। आप डायरेक्टर CPRHE नीपा न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं। सर, आपका हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, शिक्षण अधिगम केंद्र की तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से, प्रोफेसर अमिता मैम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी, सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। सर, आप MSc MEd PhD डिग्री आपका एजुकेशन में है। सर, इससे पहले हमारे CCS यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में हेड एंड डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में भी सर ने कार्य किया है। सर के बहुत सारे जो शोध पत्र हैं वो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हैं। सर के पास शैक्षणिक तथा प्रशासनिक दोनों का कार्य अनुभव सर का बहुत लंबा है। सर के कुछ अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने चाहूँगी। Sir has received several prestigious international research scholarships that include Commonwealth Academic Fellowship of CSE UK, Doctoral and Senior Research Scholarship of TAD Germany, Erasmus Mundus Visiting Scholarship of European Commission, National Scholarship of Slovak Republic, Mashav Scholarship of Israel Government, and Research Exchange Scholarship of FMSH France. He has been a member of ये तो हम आपसे पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि सर बहुत सारे प्रशासनिक पदों पर भी सर कार्यरत हैं और वह अपना जो प्रतिभाशाली प्रतिनिधित्व वहाँ प्रदान कर रहे हैं। सर, आपको अपने मध्य पाकर हम बहुत ही ज़्यादा हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। आज जो हमारे सत्र में सर हमारे बीच जो हमारा विषय सर डिस्कस करने वाले हैं हमारे साथ, वो है फाइंडिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च टूल। आज सर हमारे इस विषय पर हमारा ज्ञान संवर्धन करेंगे। ओवर टू यू सर। तमन्ना जी, बहुत आभार, धन्यवाद। सबको सुप्रभात। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लोग इस पे बात करें, ये आप इन दोनों शब्दों से जरूर परिचित होंगे, रिलायबिलिटी से भी और वैलिडिटी से भी। और आप इससे भी परिचित होंगे कि हम रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता निकालते हैं रिसर्च टूल्स की। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है जिसको आप उत्तर करेंगे तो मुझे थोड़ी जानकारी भी मिलेगी और मैं आगे भी चल पाऊंगा कि हमको रिलायबिलिटी की जरूरत क्या है, रिलायबिलिटी क्या होती है और किसकी जरूरत क्या है। आप में से कोई भी। Without reality, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग, नमस्कार। Without reality and validity, we cannot proceed further in our life as well as in our research as well as any field in the world, this globe even. So this reality means the understanding of each other. Validity means the further we can have scope something for renovation also. So this is reliability, and we should stick to the reliability if we want to progress in the business, if we want to progress in the religion, if we want to progress in any field of the human life. ओके, बिल्कुल ठीक है। सुलेख जी ने एक पहलू आपके सामने रखा और विदिति रस्तोगी जी ने कहा द रिजल्ट शुड ऑलवेज बी रिसीव्ड से। एक आपको बात ध्यान में रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि रिलायबिलिटी हम कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हमारा मकसद ये है, इफ आवर पर्पज इज टू जनरलाइज आवर रिजल्ट्स, यानी जो परिणाम हो रहा है उसको मैं सिर्फ अपने पे लागू नहीं करना चाहता, मैं एक बड़ी जनसंख्या पे लागू करना चाहता हूं। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू जनरलाइज माई रिजल्ट्स, then I am bound to use those tools
that are having reliability and validity। मतलब अगर मुझे अपने निष्कर्षों को कहना है कि ये जो मेरे शोध से निष्कर्ष निकल के आए हैं इनको एक बड़े समूह पे लगाया जा सकता है, तो फिर मेरे लिए ये जरूरी हो जाता है कि मैं जिस टूल के माध्यम से आंकड़े जुटा रहा हूं वो टूल रिलायबल यानी विश्वसनीय भी हो और वैलिड यानी वैध भी हो। अगर आप एक ऐसा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ आपके या एक 2-4-6 लोगों पे ही प्रशासित किया जाना है, तो एक बार आप रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं निकालेंगे चलेगा। लेकिन अगर आपका पर्पज ये है कि मुझे अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करना है, सामान्यीकृत करना है, एक बड़े समूह पे लगाना है, तो फिर आप उस टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आपको पता नहीं हो। ध्यान दीजिए, इसीलिए जब आप क्लासरूम में एक अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं तो यूजुअली आप उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी, क्योंकि आप अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं, आपको अपना पॉपुलेशन सैंपल पता है और उसी पे प्रशासित करते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा अचीवमेंट टेस्ट बनाना चाहते हैं जो कहीं भी लागू किया जा सके, जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं, तो फिर उसकी हमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पहले निकालनी पड़ती है। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। नॉर्मल टेस्ट में हम रिलायबिलिटी वैलिडिटी पर उतना ध्यान नहीं देते, बट इन केस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट। ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं आगे बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी? Very simple. The reliability of an assessment tool is the extent to which it consistently and accurately measures what it is intended to measure। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है, सीधा है कि हमने जो आज मापा है उसी तरह का पैटर्न हमको आगे भी मिलता रहेगा। सपोज हमारे घर में एक वेइंग मशीन है और वो वेइंग मशीन आज भी मेरा मीजर ठीक कर रही है, कल भी मीजर ठीक कर रही है। या मैं एक इसको और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं। मेरे घर में एक वेइंग मशीन है और मैं अपना वजन नापता हूं और कुछ दिन मैं डाइटिंग पे जाता हूं और डाइटिंग के बाद मेरे साथी कहते हैं हाँ लग तो रहा है कि आपका वजन कम हुआ है। लेकिन जब मैं अपने वेइंग मशीन पे खड़ा होता हूं तो मेरा वजन उतना ही नजर आता है जितना रोज नजर आ रहा था। तो मुझे लगता है कि या तो कहीं पर वेइंग मशीन में गड़बड़ है या कहीं मेरी जो डाइटिंग हुई वो ठीक नहीं है। यानी रिलायबिलिटी है कि जो काम आप कर रहे हैं वो करते चले जाएं, उसी तरह के रिजल्ट्स आपको मिलते चले जाएं। अगर आज आपने एक अचीवमेंट टेस्ट पे मेरा स्कोर लिया और मेरा स्कोर 80 आया, तो कुछ दिन बाद भी जब इस पे स्कोर ले रहे हैं तो वो भी 80 नहीं तो 75-76 होना चाहिए। तो reliability of an assessment tool is the extent to which it consistently and accurately लगातार मीजर करती रहे और उसमें कोई त्रुटि ना हो। तो दिस ये है रिलायबिलिटी। अगर आगे चलें तो रिलायबिलिटी रिफर्स टू हाउ कंसिस्टेंट द रिजल्ट्स आर। जैसे कई बार कहते हैं ना कि हम ये तो बहुत रिलायबल पर्सन है। हम जिंदगी में भी लोग तलाशते हैं जो रिलायबल हम चाहते हैं वो रिलायबल भी हो और वैलिड भी हो। हम कहते हैं दिस इज अवर ही और शी इज माई रिलायबल फ्रेंड। कभी भी मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी ना तो ये जरूर मेरे साथ आएंगे। रिलायबिलिटी है। एक अध्यापक है जो क्लास में आते रोज हैं, लेकिन वो आते रोज हैं 10 मिनट लेट आते हैं, तो कहा जाएगा कि वो रिलायबल तो हैं, वैलिड है या नहीं वो अभी आगे चर्चा करेंगे। रिलायबिलिटी रिफर्स टू हाउ कंसिस्टेंट द रिजल्ट्स आर and reliability refers to the consistency of a measure। और 3 तरह की कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार वही काम होता रहे, उसी तरह के परिणाम आते रहे। 3 टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को हम मीजर करने में जब जाएंगे तो उसकी मदद लेंगे। पहली कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, यानी एक लंबे समय तक अगर आप उस टेस्ट को लगाएं तो लगभग वो वैसे ही परिणाम देता रहे। दिस इज नोन एज ओवर टाइम कंसिस्टेंसी एंड वी मेजर इट थ्रू टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। कैसे करते हैं मैं अभी आगे आपको बताने वाला
सो द फर्स्ट कंसिस्टेंसी इज ओवर टाइम, एक लंबे समय तक उसी तरह के लगभग मिलते जुलते परिणाम आते रहे. सो दिस कैन बी टर्म्ड एज ओवर टाइम कंसिस्टेंसी. दूसरा है अक्रॉस टाइम्स इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी हम जब भी कोई टूल बनाएंगे तो उसके बहुत सारे हिस्से होंगे. क्या सारे हिस्से एक दूसरे से कोऑपरेट करके कोलैबोरेट करके चल रहे हैं, एक दूसरे से सिंक में हैं? इसको जब हम मीजर करने की कोशिश करते हैं तो ये कहलाती है अक्रॉस टाइम कंसिस्टेंसी. कैसे मीजर करेंगे अभी आगे बात करेंगे हम लोग. And then the third type of consistency is across different researchers. मान लीजिए आपने एक टूल बनाया और आपने किसी को दिखाया या किसी पर प्रशासित किया, उसने कहा ये टूल ठीक है, लेकिन आप उतने से संतुष्ट नहीं होते. आप कहते हैं जब बहुत सारे लोग कह दें, आप एक अच्छी शर्ट पहन के आए और बहुत सारे लोग कहें दिस शर्ट लुक्स गुड, तो आपको लगता है कि हाँ. अगर किसी एक ने कहा तो आपके मन में ये संदेह रहता है कि हो सकता है इसने कह दिया हो, दूसरे ना कहें. Across different researchers, this we call inter-rater reliability. तो फिर रिपीट करूं, 3 तरह से हम टूल को 3 तरीके से देखते हैं. हमने कोई टूल बनाया, उसकी रिलायबिलिटी को हम 3 दृष्टिकोण से, 3 एंगल से देखते हैं. पहला कि क्या लंबे समय तक ये टूल मैं प्रशासित करूंगा, बार बार प्रशासित करूंगा तो एक जैसे परिणाम ही आएंगे. 1. सेकेंड, क्या इसके जो डिफरेंट आइटम्स हैं, मान लीजिए एक 50 आइटम का टूल है, तो उनमें क्या आपस में इंटरनल कंसिस्टेंसी है क्या. और तीसरा, क्या अलग अलग लोग इसको अलग अलग माप रहे हैं, क्या उनके मापन एक जैसे हैं, क्या उनके स्कोर्स एक जैसे हैं, क्या उनका नजरिया एक जैसा है. सो द 3 टाइप ऑफ टेस्ट रीटेस्ट, इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड इंटर-रेटर रिलायबिलिटी. अगर आपका रिलायबल है असेसमेंट, तो आप निश्चिंत होकर उस टूल को एक बड़े समूह पे प्रशासित कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हैं. बट इफ योर टूल इज नॉट रिलायबल, then don't make generalization based on the results of your tool. और अगली बात, ऐसा कोई टूल नहीं हो सकता जो पूरी तरह से विश्वसनीय हो. तो इसलिए बड़े अच्छे से अच्छे रिलायबल टूल में भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है. तो इसलिए कोई भी परिणाम आए तो उनको हमें बार बार परीक्षण करते रहना चाहिए. तो मोटे तौर पे रिलायबिलिटी टूल की इसलिए जरूरी है कि अगर हमारा टूल रिलायबल नहीं होगा तो हम अपने आंकड़ों को के माध्यम से जो निष्कर्ष निकले हैं उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. और रिलायबिलिटी के कई पहलू हैं, जिसमें 3 पहलू मैंने आपको बताए: टेस्ट रीटेस्ट, इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड इंटर-रेटर रिलायबिलिटी. चलिए, अब सवाल ये आता है कि रिलायबिलिटी को मेजर कैसे करें. आपने टूल बनाया और उसकी रिलायबिलिटी आपको मेजर करनी है. क्या तरीका हो सकता है? 4 तरीके हैं, जैसा मैंने आपको पहले कहा 4 तरीके हैं रिलायबिलिटी को मेजर करने के. जल्दी जल्दी से देखेंगे उनको. एक तरीका है, आपने इस्तेमाल भी किया होगा, मैं जस्ट फिर से आपको एक बार याद दिला रहा हूं. बड़ा प्रचलित तरीका है जिसको हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट. पहले परीक्षण करिए, 15 दिन बाद परीक्षण करिए और दोनों के स्कोर को मिला के कोरिलेशन करके देखिए. अगर दोनों के स्कोर आसपास हैं तो हम कह सकते हैं रिलायबल. अभी थोड़ी सी और चर्चा इस पे करूंगा. दूसरा है इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी उसके जो आइटम्स हैं वो आपस में कंसिस्टेंट हैं या नहीं. इसको हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक कर ली. तीसरी इंटर-रेटर, जैसा मैंने बताया कि एक रेटर जो कह रहा है क्या दूसरा रेटर उससे सहमत है, तीसरा रेटर उससे सहमत है, चौथा रेटर उससे सहमत है. आपने देखा होगा कि जब कोर्ट में जजमेंट होते हैं तो यूजुअली जो लार्जर बेंच होती है उसके जजमेंट को ज्यादा अच्छा माना जाता है. क्यों? सिंगल को कम मानते हैं. फिर 3 बेंच होती है, 3 जजेस की, 5 जजेस की, क्योंकि ज्यादा जज होंगे और उसमें ज्यादा लोग एक जैसी बात कहेंगे तो माना जाता है कि ये ज्यादा रिलायबल है. इंटर-रेटर. And then the parallel or alternate forms.
हम इसमें ये काम करते हैं कि एक ही टेस्ट की दो फॉर्म तैयार करते हैं, फॉर्म ए और फॉर्म बी, और फिर उन दोनों को अलग अलग लोगों पे प्रशासित करते हैं और दोनों के स्कोर को कोरिलेट करते हैं. So there are four popular methods of measuring reliability. One we call test retest. Another one is internal consistency. The third one is inter-rater, and the fourth one is parallel or alternate forms. तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं किसको कैसे करते हैं, और फिर मैं एक दूसरी स्लाइड के माध्यम से आपको बताऊंगा भी कि कौन सा फार्मूला कहाँ इस्तेमाल करते हैं. मैंने जैसा कहा सबसे पॉपुलर मेथड है टेस्ट रीटेस्ट. नाम में ही लिखा हुआ है टेस्ट रीटेस्ट. तो टेस्ट रीटेस्ट में क्या करते हैं, हमने एक टेस्ट बना लिया, एक टूल बना लिया, उसको मान लीजिए 50 लोगों पर प्रशासित किया, तो उसको एक बार प्रशासित किया. यहां ध्यान रखना है कि टेस्ट रीटेस्ट में कई बार हम एक गड़बड़ करते हैं कि आज हमने किन्हीं और 50 लोगों पे उस टेस्ट को प्रशासित किया, और जब अगली बार मिले तो हम किसी और 50 लोग पे करते. नो, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है. आपको उन्हीं 50 लोगों पे 15 दिन के बाद उस टेस्ट को प्रसाद करना है. 15-20 दिन, बहुत ज्यादा लंबा ड्यूरेशन भी नहीं रखिए. यूजुअली ये फोर्टनाइट, 15 दिन ठीक माने जाते हैं. उन्हीं पे दोबारा लगाना है और फिर टेस्ट रेटेस्ट कोरिलेशन निकाल लेना है. और अगर कोरिलेशन ठीक है, हाई है, तो फिर क्या है, आप कह सकते हैं अगर ये 0.80 से ज्यादा है तो कह सकते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो रिलायबल है. लेकिन ध्यान रखिए ये सिर्फ एक पहलू हुआ, क्योंकि इसने ये तो बता दिया योर टेस्ट इज रिलायबल, लेकिन उसके जो आइटम हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी है या नहीं वो पता नहीं चली आपको. उसको पता करने का दूसरा तरीका है. तो टेस्ट रीटेस्ट बिल्कुल सिंपल है. आपने एक टूल बनाया, सपोज एक टूल है आपका 50 आइटम का, आपने 50 लोग चुने, जिस सैंपल पे आप करना चाहते हैं उसी के 50 लोग चुने, उन पे वो टेस्ट प्रशासित किया, उसके स्कोर कैलकुलेट किए. 15 दिन बाद फिर उन्हीं 50 लोगों पे वो टेस्ट प्रशासित किया, स्कोर कैलकुलेट किए, दोनों के बीच में, दोनों स्कोर के बीच में कोरिलेशन निकाला, और कोरिलेशन अगर आपका 0.80 से ऊपर आया तो आप कह सकते हैं कि यस माय टेस्ट इज रिलायबल. बट दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट. तो पहला हो गया टेस्ट रेटेस्ट रिलायबिलिटी. दूसरा हुआ इंटरनल कंसिस्टेंसी. इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब कि अगर मेरे टेस्ट में 50 आइटम हैं तो क्या आइटम 1 2 से मिल रहा है, 2 3 से मिल रहा है, 3 48वें से मिल रहा है, 48वां 49वें से मिल रहा है. यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है आइटम के बीच, इसको मेजर करना होता है. तो हम इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालते हैं. यहां पर हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये जाने कि क्या हर आइटम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए भी हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी. ध्यान रखिए टेस्ट रीटेस्ट में भी डेटा कलेक्ट होगा, एनालिसिस होगी, रीट और इंटरनल कंसिस्टेंसी में भी डेटा कलेक्ट होगा और उसकी एनालिसिस होगी. हाँ, तरीका बदल जाएगा. एक तरीका इसका है स्प्लिट हाफ कोरिलेशन. स्प्लिट हाफ, आगे भी मैं आपको एक फार्मूला भी बताऊंगा, उस फार्मूले का इस्तेमाल करके स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी निकालते हैं. स्प्लिट हाफ का मतलब है कि मान लीजिए 50 आइटम का आपका एक टेस्ट है, तो आप उसी टेस्ट के 2 हिस्से बना लेते हैं. इस बात को समझिएगा, मैं 2-3 बार इसको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको स्पष्ट हो जाए. एक टेस्ट है 50 आइटम का, तो मैंने क्या किया, एक सेट बनाया क्वेश्चन नंबर 1 3 5 7 9, दूसरा बनाया 2 4 6 8, तो 25 क्वेश्चन का एक सेट तैयार हो गया. 25 क्वेश्चन का एक सेट तैयार हो गया. अब मैंने क्या किया, जो सैंपल मेरा है 50 लोगों का, उन 50 लोगों को सेट ए भी दिया और सेट बी भी दिया. उन्हें कुछ बताया नहीं, उन्हें सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया और उनसे कहा आप दोनों सेट पूरे करिए.
टेस्ट रीटेस्ट में हमने क्या किया था, 50 लोगों को पूरा टेस्ट दे दिया था और 15 दिन बाद फिर 50 लोगों को पूरा टेस्ट दे दिया था। यहां हमें दोबारा कुछ नहीं देना, हमने एक टेस्ट को 2 हिस्सों में बांट लिया, 25 सेट का एक बनाया क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का एक दूसरा सेट बनाया और दोनों सेट एक ही आदमी को दे दिए और 50 लोगों को, यानी 50 का सैंपल 50 को दे दिए और इन दोनों के स्कोर को हम फिर कोरिलेट करते हैं। तो इससे निकलती है इंटरनल कंसिस्टेंसी। उनको हम इवन आर्ड में, यूजुअली जो पॉपुलर मेथड है वो इवन आर्ड में हम उनको कर लेते हैं और फिर दोनों टेस्ट को हम दे देते हैं लोगों को और उनके बीच के स्कोर की रिलेशनशिप निकालते हैं। और यहां भी अगर रिलेशनशिप यानी कोरिलेशन 0.80 से ज्यादा आता है तो हम ये कहते हैं कि इसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी है। तो 2 फर्क हो गए, वहां हमने टेस्ट एज ए होल उसकी कंसिस्टेंसी चेक की और यहां हमने टेस्ट के अंदर जो आइटम हैं उनकी कंसिस्टेंसी चेक की। तरीका मैंने बता दिया, एक में हमने एक ही टेस्ट को एक बार दिया, 15 दिन बाद दूसरे लोगों को दिया। यहां पर हमने एक ही टेस्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया और दोनों हिस्से व्यक्ति को दिए और उससे कहा आप इन दोनों को कंप्लीट करिए और उन दोनों हिस्सों को कोरिलेट किया और अगर उनका कोरिलेशन 0.80 से ज्यादा आया तो हमने कहा हमारा टेस्ट रिलायबल है। इसमें अभी 2 आपको नाम नजर आएंगे, एक यहाँ पे मैंने जिक्र किया क्रॉनबैक अल्फा, उसकी चर्चा आप करूँ अभी आगे करता हूँ, चिंता मत करिए कि हम कैसे निकालते हैं। तो ये मैं अभी आपको एक दूसरे प्रेजेंटेशन से बताने वाला हूँ। तो हमने 2 रिलायबिलिटी अभी तक समझी, पहली थी टेस्ट रीटेस्ट, दूसरी थी इंटरनल कंसिस्टेंसी। लेकिन ये टेस्ट के बेसिस पे है, लेकिन हमको तो अपना टूल ले जाना है, अपनी जनसंख्या पे प्रशासित करना है। तो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लग रहा है मैंने टेस्ट बनाया, टेस्ट ठीक है, लेकिन क्या लोगों को भी ये टेस्ट ठीक लग रहा है? ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अब इंटर रेटर का मतलब अलग अलग लोग क्या निर्णय देते हैं। अगर आपका टेस्ट 10 लोगों ने देखा और 10 की ओपिनियन एक जैसी आई, ऑलमोस्ट मिलती जुलती आई, तो आप कहते हैं कि हाँ भाई मेरा टेस्ट तो ठीक है। हम जीवन में भी ये करते हैं। इंटरनेट अगर 8-10 लोग एक जैसी बात कह देते हैं तो कहते हैं हाँ ये ठीक है, ये काम करना चाहिए, ये निर्णय लेना चाहिए। सो वी यूजुअली गो फॉर इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, जिसको ज्यादा लोग कहें। व्हाट इज मेजॉरिटी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज बेसिकली इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। जिसको ज्यादा लोग कह दें वही सरकार बनती है, उसी तरह का काम होता है, तो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। extent to which different observers are consistent in their judgments. एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ और आपसे कहूंगा गूगल पे सर्च करिएगा, पढ़िएगा, लर्निंग में भी बड़ा काम आता है। अगर आप टीचर एजुकेटर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है, बंडूराज गोगो डॉल। तो इसमें क्या हुआ कि एक गुड़िया रख दी गई, एक डॉल रख दी गई और उसमें बच्चों को भेजा गया और उन्होंने कुछ टेलीविजन पे कुछ प्रोग्राम देखे और देखने के बाद वो देखा गया कि वो उस डॉल के साथ क्या बिहेवियर कर रहे हैं, उसके साथ क्या किस तरह से खेल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो वो प्रतिक्रिया में अलग अलग बच्चों को देखा गया और उनके फिर बिहेवियर को मेजर करने की कोशिश की गई। तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें ये देखा गया कि बच्चों का एग्रेशन कैसा है। तो ऑब्जर्वर रेटिंग्स ऑफ हाउ मेनी एक्ट्स ऑफ एग्रेशन ए पर्टिकुलर चाइल्ड कमिटेड। तो लोगों को अलग अलग लोगों को बैठाया गया और वो उन्होंने देखा कि हाँ ये बच्चे कितना एग्रेशन शो कर रहे हैं, तो उनकी अलग अलग रेटिंग की गई। यानी जब एक आपका टूल है, उसको ऑब्जर्वर ए ने देखा, जज ए ने देखा, बी ने देखा, सी ने देखा, डी ने देखा और फिर उनके स्कोर को हम कंपेयर करें, तो इस तरह की रिलायबिलिटी निकल के जो आती है उसको हम कहते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। तो ये 3 तरह की रिलायबिलिटी हुई, टेस्ट रीटेस्ट, इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इसमें देखिए कह रहे हैं कि 4 रिलायबिलिटी के निकालने के तरीके हैं
और पहली चीज तो हमको ये ध्यान रखना है कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एक गलती करते हैं कि हम एक ही तरह की रिलायबिलिटी निकाल के खुश हो जाते हैं। बहुत सारी रिसर्च मेरे पास आती है, थीसिस आती है जचने के लिए, तो स्टूडेंट कहता है कि मैंने टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी निकाली और मेरी 0.83 आ गई और माय टेस्ट इज रिलायबल नहीं। एक ही तरह के रिलायबिलिटीज पे मत जाइए, कोशिश करिए कि तीनों तरह की रिलायबिलिटी निकालें, और अगर तीनों के स्कोर अच्छे हों तभी कहें कि रिलायबल है। एक ये कोशिश करें आप भी, और आपके जो स्टूडेंट हो उन्हें भी बताएं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये कह रहा है देयर आर 4 मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एन एस्टीमेट। यानी रिलायबिलिटी निकालनी है तो उसके 4 तरीके हैं। पहला तरीका स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, यानी जैसा स्प्लिट हाफ में मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे, वन टेस्ट वंस एंड देन कैलकुलेट द रिलायबिलिटी इंडेक्स बाय कोफिशिएंट अल्फा, वुडर-रिचर्डसन फार्मूला और द स्पीयरमैन-ब्राउन फार्मूला। और कई बार नेट में इस तरह के सवाल, नेट में या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सवाल आ जाते हैं कि वुडर-रिचर्डसन फार्मूला क्या है, स्पीयरमैन-ब्राउन फार्मूला क्या है, कोफिशिएंट अल्फा क्या है। और कई बार ये भी आ जाता है कि कब कोफिशिएंट अल्फा लगाएंगे, कब केआर फार्मूला लगाएंगे, कब स्पीयरमैन-ब्राउन फार्मूला लगाएंगे। तो ये एक बड़ा जटिल सवाल भी बन जाता है कि भाई कौन सा फार्मूला कब लगाएंगे। पहली बात तो ये तीनों फार्मूले इस्तेमाल होंगे स्प्लिट हाफ में। स्प्लिट हाफ में फिर याद रखिए, स्प्लिट हाफ में आपने क्या करना है, एक ही टूल को दो बराबर हिस्सों में बांट देना है और उसके दोनों हिस्सों के बीच में कोरिलेशन देखना है, और वो कोरिलेशन देखने के बाद उसकी रिलायबिलिटी आपको तय करनी है। यानी इसमें टूल एक रहेगा, उसके हिस्से 2 हो जाएंगे। देखिए ये 2 चीज है, तो ये 4 तरीके, फिर मैं इस पे आऊंगा। स्प्लिट हाफ को पहले देख लेते हैं, फिर टेस्ट रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म और इंटररेटर पे आते हैं। स्प्लिट हाफ में आपको मैंने तरीका बता दिया कि 2 हिस्सों में बांट लेंगे। हम आमतौर पे 2 तरह के टूल बनाते हैं। पहला उस तरह के टूल बनाते हैं जिसमें हम राइट और रॉन्ग आंसर्स देते हैं, यानी सही और गलत सवालों के जवाब सही गलत देते हैं, हाँ ना। और कुछ हम ऐसे भी टूल बनाते हैं जिसमें लिकर्ट स्केल टाइप होते हैं, बहुत सारे आंसर्स होते हैं, कोई भी राइट रॉन्ग नहीं होता। तो ध्यान रखिए, अगर आपका राइट रॉन्ग है तब आपको KR20 फार्मूला लगाना है। राइट रॉन्ग यानी एक ही आंसर सही है, जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, 4 आंसर हैं, एक सही है, इस तरह का टेस्ट आपने बताया, इस तरह का टूल आपने बनाया, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, KR20। और अगर लिकर्ट स्केल यानी मल्टीपल आंसर हैं, देयर इज नो राइट रॉन्ग आंसर, देन यू विल गो फॉर स्पीयरमैन ब्राउन और क्रॉनबैक अल्फा। ये चीज थोड़ा दिमाग में रखिए, क्योंकि ये आपको इसलिए ध्यान रखना जरूरी कि स्टूडेंट्स आपसे पूछेंगे कि सर कौन सा लगाएं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर राइट रॉन्ग है उसमें स्पीयरमैन ब्राउन लगाएंगे तो वो रिलायबिलिटी निकल के तो आएगी, लेकिन वो सही मेजर नहीं होगा। तो KR20 फार्मूला है, और इस डॉक्यूमेंट में इस फार्मूला भी दिया हुआ है और उसको निकालते कैसे हैं इसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया हुआ है। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है, कैसे निकालेंगे ये भी दिया हुआ है, मैं इसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। एक्सेल शीट में इन्होंने ये डेटा भरा है, और यहाँ पर फिर आप देखेंगे ये प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया है। और प्रोसेस एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर उन्होंने अपने टेस्ट की रिलायबिलिटी निकाली है। KR20 मीन्स कूडर-रिचर्डसन फार्मूला, और इससे जो रिलायबिलिटी निकल के आई है वो 0.70 है। तो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि दिस टेस्ट इज रिलायबल, दिस टूल इज रिलायबल। तो ध्यान रखिए, आजकल SPSS से भी निकल जाता है, एक्सेल शीट में रख के भी डेटा निकाल सकते हैं, मैनुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन
KR20 का यूज करेंगे अगर हमारा टेस्ट जिसमें यस नो टाइप के आंसर हैं, एक ही आंसर सही है बाकी गलत है, तो आप चले जाइए KR20 की तरफ। अब अगर आपने लिकर टाइप टेस्ट बनाया, लिकर टाइप टेस्ट आप परिचित होंगे, पूर्णता सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्णता असहमत। अब इसमें कोई भी सही गलत नहीं है, ऐसे बहुत तरह के हम टूल बनाते हैं, तो फिर वहां हम KR20 नहीं लगाएंगे। वहां पर हमारे पास दो फार्मूले हैं, वन वी कॉल कोफिशिएंट अल्फा, इसको क्रोनबेक अल्फा भी कहते हैं, और दूसरा है स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला। अंतर कुछ नहीं है, अंतर यह है कि कोफिशिएंट अल्फा, क्रोनबेक अल्फा कैलकुलेट करना, मैन्युअली कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो अगर आप SPSS या कोई पैकेज यूज कर रहे हैं तो आप आसानी से कोफिशिएंट अल्फा, क्रोनबेक अल्फा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट करना चाहते हैं रिलायबिलिटी, तो फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये आसान है, आप मैन्युअली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस डॉक्यूमेंट में दोनों के स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, क्योंकि मैनुअल है। तो ये दोनों हो गए। तो यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई कि जो रिलायबिलिटी है वो पहला तरीका था स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का, जिसको निकालने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है, कुडर रिचर्डसन फार्मूला है, क्रोनबेक अल्फा है, स्पीयरमैन ब्राउन है। अगर मेरा टेस्ट यस नो टाइप का या एक ही सही आंसर है वैसा है, मैं कुडर रिचर्डसन फार्मूला लगाऊंगा। अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं और वो सभी सही या गलत, कोई भी उसमें सही या गलत नहीं है, तो मैं अगर SPSS या कोई पैकेज इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्रोनबेक अल्फा लगा सकता हूं। अगर मुझे मैन्युअली कैलकुलेट करना है तो स्पीयरमैन ब्राउन लगाऊंगा। अगर मुझे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं उसी टेस्ट को दो लोगों पे, दो ग्रुप पे एक अंतराल के बाद, जो अंतराल लगभग 15 दिन का होगा, उसको प्रशासित करूंगा। दोनों के स्कोर के बीच कोरिलेशन निकाल लूंगा। प्रोडक्ट मूवमेंट है, कोरिलेशन की बहुत सारी टेक्निक है, कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के बीच कोरिलेशन लगा दिया, और अगर उनका कोरिलेशन 0.80 या उससे ऊंचा है, ज्यादा है, तो मैं कहूंगा मेरा टेस्ट वैलिड है, रिलायबल है, सॉरी। तो स्प्लिट हाफ हो गई, टेस्ट रीटेस्ट हो गई। पैरेलल फॉर्म्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने कहा, कई बार हम उसी टूल का वर्जन बना देते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब बोर्ड प्रतियोगी परीक्षाएं या बोर्ड परीक्षाएं कराता है तो क्या करता है, वो एक जगह एक सेट देता है, दूसरी जगह दूसरा सेट देता है, तीसरी जगह तीसरा सेट देता है। लेकिन वो टेस्ट सेट ऐसे नहीं होते कि एक दूसरे से अंतर होते हों, वो आपस में एक कंसिस्टेंसी होती है। इसको कहते हैं पैरेलल फॉर्म्स, यानी लगभग मिलते जुलते सेट तैयार किए जाते हैं। तो इसको कैलकुलेट करना है तो the two tests to the same participant within a short period of time। इसका तरीका क्या है? मैंने एक टूल बनाया, उसी का एक दूसरा वर्जन बनाया, दोनों वर्जन, एक पहला वर्जन स्टूडेंट को दिया, फिर कुछ समय बाद दूसरा वर्जन दे दिया, और फिर दोनों के बीच, दोनों के स्कोर के बीच कोरिलेशन देख लिया। अगर कोरिलेशन हाई है तो मेरा पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है। और चौथा है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इसको निकालने का तरीका क्या है? गिव द रिजल्ट्स फ्रॉम वन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू टू इवेल्युएटर्स एंड कोरिलेट द टू मार्किंग फ्रॉम द डिफरेंट रेटर्स। एक जो परिणाम निकले हैं उसको एक इवेल्युएटर को दे दीजिए, दूसरे इवेल्युएटर को दे दीजिए, और फिर दोनों की जो प्रतिक्रिया है उसको कोरिलेशन लगाइए, वो क्या मार्किंग कर रहे हैं। एक को दिया, दूसरे को दिया, और दोनों के रिजल्ट्स के बीच, दोनों के जो प्रतिक्रिया है उनके बीच में कोरिलेशन निकाल दिया। सो दिस इज इंटर रेटर रिलायबिलिटी। तो आपके पास, आप जो टूल बनाते हैं उसको जब भी रिलायबिलिटी निकालनी होगी तो मेरा सुझाव ये है कि 2 रिलायबिलिटी तो जरूर निकालिए, हो सके तो 3 निकालिए, चौथे आपकी मर्जी पर है।
चौथा कंपलसरी नहीं है। पहला, टू मैंडेटरी इज स्प्लिट हाफ जरूर निकालिए, टेस्ट रीटेस्ट जरूर निकालिए, इफ पॉसिबल गो फॉर इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, और अगर आप उसके कई फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो पैरेलल फॉर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप चारों रिलायबिलिटी निकालते हैं और चारों रिलायबिलिटी हाई है, वंडरफुल। लेकिन अगर 4 नहीं निकाल सकते, गो फॉर 3 नहीं तो कम से कम 2। लेकिन अगर आप 2 नहीं निकालते हैं तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आपका जो टूल है, आप उसके आंकड़ों को के आधार पे जो शोध करेंगे उसको आप जनरलाइज मत करिए, क्योंकि तब आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि मेरे जो टूल था वो विश्वसनीय था, तो इसलिए उसके आंकड़े विश्वसनीय हैं। आंकड़े विश्वसनीय हैं तो उसके मेरे निष्कर्ष भी एक बड़े समूह पे प्रशासित करने योग्य है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स कोई मन में सवाल आया हो, कोई दुविधा हो, क्योंकि इसको लेके बहुत भ्रम रहता है कि कई बार मैं चर्चा करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो ये उभर के आता है कि कहाँ कौन सा फार्मूला लगाएं, कब लगाएं, कौन सी रिलायबिलिटी मेजर करें, तो इसको लेके दुविधा रहती है। तो वैलिडिटी दूसरा पहलू, और मैं कह रहा हूँ दोनों जुड़े हैं। रिलायबिलिटी का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक वो वैलिड ना हो। मैंने कहा था क्लास में एक टीचर हैं जो रोज आते हैं, लेकिन रोज 10 मिनट लेट आते हैं, तो रिलायबल तो है कि सर आएंगे, मैडम आएंगी जरूर, 10 मिनट लेट आएंगी, लेकिन प्रोफेशन ये कहता है नहीं, आपको टाइम पे आना चाहिए। तो यानी टूल रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है। रिलायबल है, उसी चीज को बार बार मीजर कर रहा है, लेकिन जो चीज मीजर कर रहा है क्या वही मीजर करने के लिए बना है क्या, ऐसा हम निश्चित कर लें तो वो वैलिड है। यानी जिस चीज के लिए बनाया गया, अगर मुझे किसी की मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी मेजर करनी है और मैं उसको एक इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी मेजर करने का टेस्ट दे दूं, तो हो सकता है वो टेस्ट रिलायबल हो, लेकिन वैलिड तो नहीं होगा, क्योंकि वो टेस्ट तो मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी के लिए बना ही नहीं है। टू एक्सटेंड टू विच ए टेस्ट मीजर व्हाट इट क्लेम्स टू मीजर, इसीलिए कहते हैं कि हमको रिलायबल लोग भी चाहिए और विश्वसनीय भी चाहिए, यानी जो कहते हैं ना सही काम करें। अगर आपने गांधी जी को ध्यान से सुना और पढ़ा है तो वो एक ही बात कह रहे थे कि हमको हमारे साधन, हमारा जो साध्य है वो भी ठीक होना चाहिए। साध्य यानी मंजिल, और साधन यानी कैसे हम उस मंजिल को पाएंगे। तो यहाँ पर वैलिडिटी की क्या, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो वही काम कर रहा है जिसके लिए बना है, जो हम उससे कराना चाहते हैं। जब हम इस तरह का विचार करते हैं तो जो चीज निकल के आती है उसी को कहते हैं वैलिडिटी। तो हमारे टेस्ट को रिलायबल भी होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, तभी हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट सही से कर सकते हैं। वैलिड टेस्ट क्या करता है? वैलिड टेस्ट इंश्योर दैट द रिजल्ट्स आर एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ द डायमेंशन अंडरगोइंग असेसमेंट। यानी जो हम मीजर करना चाह रहे थे वही हमने मीजर किया। मान लीजिए आप हाई स्कूल के बच्चे की परीक्षा ले रहे हैं और आप उस पर एक ऐसा टेस्ट प्रशासित करते हैं, टूल लगाते हैं जिसका स्तर 8वीं कक्षा के बराबर है, तो फिर वो वैलिड नहीं हुआ। रिलायबल तो हो सकता है क्योंकि बार बार वैसा ही करेगा, लेकिन वैलिड इसलिए नहीं होगा कि उसका स्तर तो हाई स्कूल के बराबर होना चाहिए था। वैलिडिटी का कोई एक फार्मूला नहीं है, वैलिडिटी निकालने का कोई एक फार्मूला नहीं है कि एक सिंगल फार्मूला जैसे रिलायबिलिटी में है। लेकिन यहाँ पर भी कई सारे तरीके हैं जहां अलग अलग लोगों की राय लेके, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया लेके हम वैलिडिटी देखते हैं। तो 4 तरह की वैलिडिटी है। रिलायबिलिटी में मैंने कहा, रिलायबिलिटी में भी 4 तरीके ही है, मोटे तौर पे 3। वैलिडिटी में 4 तरह की वैलिडिटी है टूल की। पहली कंटेंट, यानी टूल के अंदर क्या है। क्या गणित की योग्यता मापने के लिए बनाया गया टेस्ट है तो उसमें गणित के सवाल हैं? क्या भौतिक विज्ञान की बात कर रहा है तो भौतिक विज्ञान का है? यानी जो कंस्ट्रक्ट आप मेजर करना चाह रहे हैं उससे मिलते हुए उसी से संबंधित सवाल है, एक आइटम है। अगर ऐसा है तो कह सकते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी। व्हेन ए टेस्ट हैज कंटेंट वैलिडिटी
the items on the test represent the entire range of possible items the test should cover. कंटेंट यानी देख के, हमें कहते हैं ना, इसको देख के लग रहा है कि हाँ, आप कई बार देखते हैं, अक्सर अध्यापक लोग करते हैं कि कोई किताब कहते हैं हाँ ये किताब अच्छी है। कैसे मेजर करते हैं, कैसे पता चल जाता है आपको किताब अच्छी है? आप उसके कंटेंट में जाते हैं, थोड़ा सा पलटते हैं, देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, और मोटे तौर पे कहते हैं हाँ ये जो हमारा सिलेबस है उससे मिलती जुलती है और उसको उसके हिसाब से ठीक है। तो आप दोनों को मेजर कर लेते हैं और फिर कहते हैं यस दिस बुक इज गुड, आई रिकमेंड दिस बुक। तो वहां आप कंटेंट वैलिडिटी मेजर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश क्या करते हैं, अगर हमें कंटेंट वैलिडिटी रखनी है, बढ़ानी है अपने टूल की, हमें आइटम्स एक बड़े समूह से, इसीलिए कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा क्वेश्चन बैंक बनाइए। तो टूल के लिए भी बहुत सारे आइटम बनाइए और उसमें से कुछ आइटम को ले लीजिए और अलग अलग रेंज के टॉपिक से जुड़े हो। साथ ही साथ अब कंटेंट वैलिडिटी कैसे निकालते हैं, आप अपना टूल बनाइए, उस टूल को 2, 3, 4 जजेस को दीजिए और उनसे कहिए कि आप देख के बताइए, परीक्षण करके बताइए कि क्या ये टूल वही मेजर कर रहा है जिसको मेजर करने के लिए इसे बनाया गया है। अगर उनकी राय एक जैसी है, मिलती जुलती है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये कंटेंट वैलिडिटी। और इसके लिए करते हैं कि उनको पूरा टेस्ट देने से पहले एक एक आइटम देते हैं। जैसे अगर आपके टेस्ट में 50 आइटम हैं तो पहले एक आइटम दे दीजिए 4 जजेस को, फिर दूसरा आइटम दे दीजिए, फिर तीसरा दे दीजिए, फिर चौथा दे दीजिए, फिर 5वां दे दीजिए। और जिस आइटम को ज्यादा लोग कहें हाँ ये ठीक है, उस आइटम को अपने टेस्ट में शामिल करिए। कोई इसमें सांख्यिकी नहीं लगानी है, लेकिन प्रोसीजर फॉलो करना है, डेटा का कलेक्शन करना है, और जिस आइटम को ज्यादा लोग कहें दिस आइटम इज ओके, उसको अपने टूल में शामिल कर लीजिए। आप कह सकते हैं कि ये कंटेंट वैलिड, मेरा जो टूल है कंटेंट वैलिडिटी रखता है। और इसको 2 तरह की इसमें वैलिडिटी मेजर करने का तरीका है, एक को इंटरनल कहते हैं और एक को एक्सटर्नल कहते हैं। इंटरनल वैलिडिटी रिलेट्स टू द वे ए टेस्ट इज परफॉर्म्ड, while external validity examines how well the findings may apply in other settings. तो internal और external, कंटेंट के बाद internal और external validity भी है कि ये टेस्ट आंतरिक रूप से कैसा है और जब हम इसको प्रशासित करेंगे तो कैसा है। लेकिन फिलहाल आप कंटेंट वैलिडिटी का सिंपल फार्मूला मैंने बताया, फिर रिपीट करता हूँ कि एक लार्ज पूल से, एक बड़े समूह से कुछ आइटम इकट्ठे करिए और हर आइटम को कई सारे जजेस से रेट कराइए। जिस आइटम को ज्यादा जजेस कहें ये ठीक है, उनको अपने टूल में शामिल करिए। दूसरा है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में हम कोई टेस्ट टूल इसलिए बनाते हैं कि किसी क्राइटेरिया को हम मेजर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी के भी 2 हिस्से हैं, एक है कंकरेंट और दूसरा है प्रिडिक्टिव। कंकरेंट का मतलब होता है ये टूल क्या अभी ठीक बताएगा और क्या इस टूल के आधार पे हम भविष्य के लिए कोई पूर्वानुमान लगा सकते हैं। सो कंकरेंट एंड प्रेडिक्टिव। कंकरेंट में क्या करेंगे, उसी समय हम करेंगे। जैसे कोई डिप्रेशन हमें मेजर करना है, तो डिप्रेशन मुझे आज हो सकता है 15-20 दिन बाद ना हो, तो क्या ये टेस्ट मेरा अभी डिप्रेशन मेजर कर सकता है क्या? तो यहां पर हम उस तरह का टूल लगाएंगे जिसके कंकरेंट वैलिडिटी, यानी ये टूल क्या आज लगाने योग्य है। और दूसरा हुआ प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, क्या ये भविष्य के लिए। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी वाले टूल ज्यादातर एम्प्लॉयर्स यूज करते हैं, जहां वो भविष्य में किसको अब जॉब में रखेंगे या भविष्य में कौन अच्छा एम्प्लॉय बनेगा, इसका पूर्वानुमान लगाते हैं। तो वो इस तरह के टूल प्रेडिक्टिव वैलिडिटी देखते हैं कि क्या ये जो आगे के लिए पूर्वानुमान लगा रहे हैं वो पूर्वानुमान सही है या नहीं है। तो यहाँ पर क्राइटेरियन रिलेटेड, यानी किस विषय पर के लिए हमने ये टूल बनाया है, क्या वो विषय तात्कालिक महत्व का है, इमीडिएट इंपॉर्टेंस, या भविष्य का है। तो 2 तरह के वैलिडिटी इसके अंदर भी हो गई क्राइटेरियन रिलेटेड में, वन वी कॉल कंकरेंट और दूसरे को प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहा।
तीसरी वैलिडिटी है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट, क्राइटेरियन एंड कंस्ट्रक्ट। जहां पर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यानी वो जो टूल हम बना रहे हैं, बना इसलिए रहे हैं कि हम किसी कंस्ट्रक्ट का मेजर करना चाहते हैं, हम कोई चीज निकालना चाहते हैं, तो वहां पर जो टेस्ट के स्कोर आ रहे हैं और जो प्रेडिक्शन है, जो हम अनुमान लगा के चलते हैं, उनके दोनों के बीच में अगर एसोसिएशन है तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। जैसे जो इसका सबसे पॉपुलर उदाहरण है, या क्या कहते हैं कि सबसे प्रचलित उदाहरण है, इंटेलिजेंस टेस्ट है। हम इंटेलिजेंस टेस्ट लगाते हैं और जिन लोगों के टेस्ट में स्कोर ज्यादा आते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो लोग वाकई इंटेलिजेंट हैं या भविष्य में अच्छा करेंगे। तो यानी जो हमने आइटम बनाए हैं उनके आधार पे ये हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आगे चल के ऐसा करेगा। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। और देखिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये ध्यान देती है कि इसमें जो आइटम आए हुए हैं उसके आधार पे जो पूर्वानुमान लगाया जाएगा वो आगे चल के जो प्रचलित अवधारणा है उसके साथ मिलके चलेगा, उसके दोनों के बीच में कोरिलेशन है, एसोसिएशन है। तो ये इस तरह की वैलिडिटी हम जब देखते हैं तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। लेकिन ये इन सारे केसेस में, अभी मैं आगे एक बात करता हूं, तो ये तीसरी वैलिडिटी हो गई। और चौथी वैलिडिटी है फेस वैलिडिटी। ये सबसे सरल है और ज्यादातर थीसिस में या ज्यादातर शोध में हमको फेस वैलिडिटी सुनने को मिलती है कि हाँ हमने देखा और ये जो टूल है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इस कंस्ट्रक्ट का मेजर करेगा। तो बेसिक मेजर है फेस वैल्यू बाय लुकिंग एट वेदर इट अपीयर्स टू मेजर द टारगेट वैल्यू। हमने कोई टूल बना दिया और हमने कहा हाँ ये टूल हमारे हिसाब से सही बना है, हमारे हिसाब से ये वही मेजर कर रहा है जो इसको मेजर करना चाहिए। और क्लासरूम में हम जितने भी अचीवमेंट टेस्ट लगाते हैं, बेसिकली वी एज्यूम दैट दे हैव फेस वैलिडिटी, यानी हमको देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है। फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी कई बार भ्रम भी हो जाता है, कंटेंट वैलिडिटी क्या है और फेस वैलिडिटी क्या है। कंटेंट में हम उसके एक एक आइटम का परीक्षण करते हैं, फेस वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि ये जो हमको ओवरऑल टूल दिख रहा है ये वैलिड है या नहीं, ये वही मेजर करेगा जिसको मेजर करने के लिए हमने बनाया। और अगर हमें ऐसा आभास होता है कि है तो हम कह देते हैं ये फेस वैलिडिटी है। जैसे हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस क्या है, फेस वैलिडिटी है। अगर हमने एक टूल बनाया और उसमें हैप्पीनेस से जुड़े सवाल रख दिए तो हम मान के चलते हैं कि हाँ ये इस टूल का जो सही जवाब देगा वो खुश व्यक्ति होगा। तो फेस वैलिडिटी है, लेकिन खाली इस पे ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं इसमें। अब आप तो 4 तरह की वैलिडिटी हो गई। एक फिर से मैं रिपीट करूं, कंटेंट वैलिडिटी यानी जो आइटम है वो वाकई उस चीज को मेजर कर रहे हैं जिसके लिए बनाए गए हैं, जो हमारा लक्ष्य था। दूसरा क्राइटेरियन वैलिडिटी, यानी हम क्या चाहते हैं, क्या चीज मेजर करना चाहते हैं, भविष्य अभी मेजर करना चाहते हैं या भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं। तीसरा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की जो इसकी बनाने की तरीका है, जिस चीजों को हम मेजर कर रहे हैं और जो एक सामान्य अवधारणा है, दोनों के बीच में कुछ संबंध नजर आ रहा है या नहीं। और चौथी फेस वैलिडिटी कि मुझे देखने में ये टूल लग रहा है कि हाँ ये मेजर करेगा। चारों को निकालने का तरीका ये है कि हम इसमें लोगों की राय लेते हैं, चारों तरीके में, चाहे वो कंटेंट हो, कंस्ट्रक्ट हो, क्राइटेरियन हो या फेस वैलिडिटी हो। नंबर ऑफ जजेस को इकट्ठा करते हैं, उनको वो टूल देते हैं और उनको अलग अलग उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं और उस प्रतिक्रिया के आधार पर निर्धारित करते हैं कि हमारा टूल वैलिड है या नहीं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किसको जाते हैं। लेकिन जैसे रिलायबिलिटी में मैंने कहा था तीनों रिलायबिलिटी को हम प्रेफर करें, तो इसमें भी खाली फेस वैलिडिटी पे नहीं जाएं, उसकी कंटेंट वैलिडिटी जरूर निकालें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर हो सके तो फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी निकालें तो अच्छा रहेगा, खाली फेस वैलिडिटी पे ना जाएं। और अंत में
दोनों के बीच संबंध क्या है। दोनों के बीच मैं कहूँगा एक हिंदी में शब्द है अन्योन्याश्रित संबंध, यानी एक दूसरे पे निर्भर हैं। टेस्ट वैलिडिटी इज रिक्विजिट टू टेस्ट रिलायबिलिटी, यानी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर कोई टेस्ट वैलिड नहीं है तो वो रिलायबल तो रिलायबल नहीं है तो वैलिड नहीं होगा, लेकिन वैलिड नहीं है रिलायबल हो सकता है। लेकिन अगर वो वैलिड नहीं है तो फिर वो टेस्ट मत लगाइए, उसका कोई महत्व नहीं है। और नॉट वैलिड, देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग। अगर वैलिड ही नहीं है तो फिर रिलायबिलिटी की बात करने की जरूरत नहीं है। वैलिडिटी इज रिक्वायर्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण। हमारे यहाँ हम उल्टा सोचते हैं, ये पॉइंट मैं फिर से अंडरलाइन करूंगा। हम सोचते हैं रिलायबल हो जाए, वैलिडिटी बाद में निकालते हैं। हम लिखते भी ऐसा है, क्योंकि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, लेकिन वैलिडिटी पहले निकालिए देन गो फॉर रिलायबिलिटी, क्योंकि अगर वैलिड नहीं है रिलायबल निकल भी आया तो वो ठीक नहीं है। तो वैलिडिटी को पहले मेजर करिए और उसके बाद रिलायबिलिटी निकालिए, और आपको जब दोनों होंगे तभी उस टूल को प्रशासित करिए। और जैसा मैंने पहले ही कहा, अगर रिलायबल नहीं है तो वैलिड नहीं होगा, लेकिन वैलिड नहीं है तो रिलायबल हो सकता है। लेकिन फिर हम उसी टूल को लगाएंगे जो वैलिड भी हो और रिलायबल भी हो। आपको धन्यवाद, आभार और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।